जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर स्टॉक्स एनालिसिस नाम की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वीडियो के लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं कि आपको उस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर आज हम सुज़लोन एनर्जी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं। अगर आप भी सुज़लोन में इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो में आपको सुज़लोन एनर्जी को लेकर एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताई जाएगी, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या करती है और इसके फाउंडर्स का क्या बैकग्राउंड है। दूसरे पार्ट में हम स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, नंबर्स एंड चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। और वीडियो के थर्ड यानी लास्ट पार्ट में कंक्लूड करेंगे कि इस स्टॉक को लेकर मेरी और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाई जा रही है, ताकि आप इस वीडियो के जरिए जागरूक हो सकें और अपने पैसों को लेकर एक सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। सुज़लोन एनर्जी साल 1995 में पुणे में एस्टैब्लिश की गई थी बाय तुलसी कांति। अनफॉर्चुनेटली आज तुलसी कांति इस दुनिया में नहीं है। लास्ट से 2022 में उनकी डेथ हो गई थी एंड आई एम श्योर कि बहुत से रिटेल सुज़लोन इन्वेस्टर्स को ये बात पता भी नहीं होगी कि कंपनी के फाउंडर्स आज इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तुलसी कांति एजुकेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करते थे। ये बात है अर्ली 90s की, जब इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल शॉर्टेज के कारण तुलसी कांति के लिए इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तुलसी कांति जैसे तैसे करके अपना बिजनेस चला रहे थे कि तभी साल 1992 में आए इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉर्म्स के कारण इंडियन इकोनॉमी को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिला। उस टाइम तुलसी कांति जी ने सोचा कि बहुत हो गया टेक्सटाइल का बिजनेस, अब कुछ और करना चाहिए। तो उन्होंने विंड मिल्स को एक्सपोर्ट करने का सोचा और इसी तरह साल 1995 में सुज़लोन की शुरुआत हुई। उस टाइम इंडिया में विंड मिल्स का बूम लाने वाले सिर्फ तुलसी कांति जी ही थे और उस टाइम सभी मेजर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एक्सपेंसिव एंड शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। बस यही वो मोमेंट था जिसने तुलसी कांति जी की डूबती हुई नैया को पार लगा दिया और देश भर में सभी इंडस्ट्रियलिस्ट विंड मिल से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने में लग गए। लेट 90s और अर्ली 2000 में सुज़लोन इंडिया में अपने पांव बहुत मजबूत कर चुकी थी और अब बारी थी इस कंपनी को ग्लोबल लेकर जाने की। कंपनी की ग्लोबल वैल्यू बढ़ाने के लिए तुलसी कांति ने जर्मनी की उस वक्त की एक बहुत फेमस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और सुज़लोन को ग्लोबली एक पहचान दी। साल 2005 आते आते सुज़लोन ने USA, ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग और डेनमार्क में अपने ऑफिसेस खोल दिए और कई अलग अलग कंपनीज को एक्वायर कर सुज़लोन इंडिया की एक लौती विंडमिल एंड टरबाइन मैन्युफैक्चर बनाने वाली कंपनी बन गई। कंपनी की इतनी मैसिव ग्रोथ को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने इसका IPO लाने के बारे में सोचा और उस टाइम सुज़लोन का IPO 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सुज़लोन की ग्रोथ का चार्ट ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा था टिल 2008, क्योंकि 2008 में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स हो जाने से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई थी और लेमन ब्रदर्स सुज़लोन के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक थे। लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के कारण सुज़लोन को बहुत बड़ा झटका मिला, जिससे USA एंड यूरोप में एनर्जी की डिमांड कम हो गई और सुज़लोन को नए ऑर्डर्स एंड प्रोजेक्ट्स मिलना भी बंद हो गए। कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए सुज़लोन डेट पे डेट लेती चली गई और देखते ही देखते कब सुज़लोन डेट ट्रैप में फंस गई पता ही नहीं चला। इसके प्रॉफिट्स देखते ही देखते लॉस में कन्वर्ट होने लगे और आउट ऑफ इंडिया सेल्स तो बिल्कुल ही जीरो हो गई और साल 2008 में कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, जिससे इसके शेयर की वैल्यू बहुत बुरी तरह से गिरी और ना जाने कितने ही इन्वेस्टर्स के पैसे मिट्टी हो गए। आई होप आपको कंपनी के बैकग्राउंड और उसके ऑपरेशंस के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। तो चलिए अब नज़र डालते हैं कंपनी के नंबर्स पर और चेक करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम हम इन 10 चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं।
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने लायक, लेकिन एक बिगिनर के लिए इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से जान लेना ही मोर देन इनफ है। पर्सनली तौर पर मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जो इन 10 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स में ग्रीन सिग्नल दे रही हो। तो चलिए अब बारी बारी से इन 10 पॉइंट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो की। अगर स्टॉक की पी रेशो देखी जाए तो वो है 103 एंड इंडस्ट्री पी है 39, यानी कि सुज़लोन का शेयर प्राइस अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के मुकाबले थोड़ा महंगा है। मोस्टली लोग कंपनी के करंट शेयर प्राइस को देखकर उसका सस्ता या महंगा होना अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात वैल्यूएशन की हो रही है, शेयर के करंट प्राइस की नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, सुज़लोन का शेयर प्राइस 22 रुपये होने के बाद भी अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग महंगा है, तो पी रेशो में मैं इसे एक रेड फ्लैग दूंगा। अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ की, जिसे हम पेग रेशो से चेक करते हैं। पेग रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस उसकी ग्रोथ को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। पेग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू screener.in के ऊपर हमें ऑलरेडी कैलकुलेट होकर मिल जाती है। तो कंपनी की फिलहाल जो पेग रेशो है वो है 6। आसान भाषा में कहूँ तो पेग रेशो बहुत ज़्यादा है। पेग रेशो जितनी कम हो उतना ही अच्छा होता है, और अगर ये पेग रेशो 1 से नीचे होती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। पेग रेशो 1 से नीचे हो तो मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। पेग रेशो 1 से ज़्यादा हो तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, और सुज़लोन के केस में पेग रेशो 6 है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड की स्टेज पर है। तो पेग रेशो में भी मैं इसे एक रेड फ्लैग, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि जिसके ऊपर एक लेवल से ज़्यादा डेट होगा उसकी ग्रोथ पर असर तो पड़ेगा ही। तो सुज़लोन के ऊपर जो डेट है वो है 1938 करोड़ का। अब ये डेट ज़्यादा है या कम, ये हमें डेट टू इक्विटी रेशो से पता चलता है। तो चलिए अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशो की। डेट टू इक्विटी रेशो हमें कंपनी के ऊपर डेट की सिचुएशन को बताती है, यानी कि कहीं कंपनी के ऊपर उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा डेट तो नहीं। ये हमें डेट टू इक्विटी रेशो से पता चलता है। डेट टू इक्विटी भी पेग रेशो की तरह जितनी कम हो उतनी अच्छी है। 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे बुक के अकॉर्डिंग डेट टू इक्विटी 50% तक सही मानी जाती है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो वाइज 1 से ज़्यादा और परसेंटेज वाइज 50% से ज़्यादा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। सुज़लोन की डेट टू इक्विटी रेशियो 1.76 है, और अगर इसे परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो वो बनेगी 171%, यानी कि बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि सुज़लोन के ऊपर ज़रूर से ज़्यादा ही डेट है। तो डेट टू इक्विटी और डेट में भी मैं सुज़लोन को रेड फ्लैग दूंगा। अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सुज़लोन ने सेल्स के मामले में पिछले 5 सालों से कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। सुज़लोन की पिछली 5 सालों की सेल्स में अप्रॉक्स 6% का फॉल देखने को मिला है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ में भी मैं इसे रेड फ्लैग ही दूंगा। 10 में से अभी तक हमें 5 टर्म्स में रेड फ्लैग देखने को मिल चुका है, और आगे देखते हैं कि और कितने रेड फ्लैग्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को देखा जाए तो अभी कंपनी के पास 5,523 करोड़ के एसेट्स हैं और 2,701 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है, यानी कि कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ के कंपैरेटिव ऑलमोस्ट डबल एसेट्स हैं, जो कि एक ग्रीन फ्लैग है। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो नो डाउट कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और अभी 556 करोड़ का प्रॉफिट भी शो कर रही है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स को देखा जाए तो इसके प्रॉफिट्स में कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे बुक, अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले तो ऐसी कंपनीज में कभी भी आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में स्टेबिलिटी नहीं ला पा रही हैं तो उन कंपनी से हम कैसे अच्छे रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट्स के मामले में भी मैं इसे रेड फ्लैग ही दूंगा। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। किसी भी कंपनी के पास अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कितना कैश है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। तो अभी कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 467 करोड़ का कैश अवेलेबल है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इस केस में मैं इसे एक ग्रीन फ्लैग दूंगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लास्ट पॉइंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो पर्सनली मुझे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स के पास सिर्फ 13% की ही होल्डिंग्स हैं और बाकी की 87% होल्डिंग्स में से 10% FIs एंड DIs के पास हैं और अप्रॉक्स 65% होल्डिंग्स आम जनता के पास। प्रमोटर्स के पास एटलीस्ट 50% होल्डिंग हो तो उसे अच्छा कंसिडर किया जाता है, लेकिन यह प्रमोटर्स दिसंबर 2020 से लगातार अपनी होल्डिंग्स को बेचते चले आ रहे हैं।
यानी कि एक और रेड फ्लैग। अभी तक हमें 10 में से 8 टर्म्स में रेड फ्लैग देखने को मिल चुके हैं, यानी कि ये कंपनी इन्वेस्टिंग की नज़र से फिलहाल सही नहीं है। आगे फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल पर्सनली मैं तो इस कंपनी में एक भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करूँगा। कंपनी फंडामेंटली तो बहुत वीक है, लेकिन फिर भी स्टॉक इतना भाग क्यों रहा है वो भी जान लेते हैं। तो इसके भागने का रीज़न है कंपनी की डेट रीस्ट्रक्चरिंग और ऑर्डर बुक। फाइनेंशियल ईयर 2022 में सुज़लोन ने अपने डेट को कम करने के लिए अपने 16 लैंडर्स के ग्रुप को गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिप्लेस किया है, जिसमें से REC लिमिटेड एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड प्रमुख हैं। इसके अलावा अगर सुज़लोन की ऑर्डर बुक देखी जाए तो मई 2023 में कंपनी को नॉर्डिक एनर्जी लिमिटेड, श्री कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेलेंटिका रिन्यूएबल्स और टोरेंट पावर लिमिटेड से काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो ये 2 रीज़न है जिस वजह से स्टॉक लगातार भागता ही चला जा रहा है। आई होप आपको कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए लगे हाथ इसके टेक्निकल्स के ऊपर भी एक नज़र मार लेते हैं। टेक्निकली ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आए दिन स्टॉक का प्राइस नए हाइस बनाता जा रहा है। वॉल्यूम अच्छा होने के कारण इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। आई होप आपको सुज़लोन एनर्जी का डिटेल्ड एनालिसिस समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी में फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, लेकिन टेक्निकली स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के तौर पर इस स्टॉक में ट्रेड किया जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। बाकी इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का ऐसे ही डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर उस स्टॉक का नाम मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।